अपने बदतमीज बच्चे को लेकर यहां से निकलो। आगे हाई ड्रामा है। एक आइस क्वीन गर्लफ्रेंड जो मुंह से कुछ और कहती है, दिल में कुछ और होता है। वो असल में तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, बस कल तुमने मैसेज नहीं किया था तो वो थोड़ी जेलस है। जब भी मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती थी, मेरी आंखों के सामने कुछ लाइंस फ्लैश होती थीं। वो मुझे बताती थीं कि गर्लफ्रेंड का अचानक गुस्सा होना किस बात की वजह से है, और जब वो गुस्से में आंखें लाल करके मुझे जाने को कहे तब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, गर्लफ्रेंड जैसी आइस क्वीन को मेरे जैसे सनी इंसान की जरूरत है जो उसे वार्म कर सके। पहले मुझे लगा ये भगवान का तोहफा है, लेकिन वो बार बार मुझे दूर धकेलती रही और मैं फिर भी उन लाइंस की बात मानकर उसके पास चिपका रहा। ये सिलसिला 7 साल तक चला। आखिरकार मैं थक गया। तो जब एक बार फिर झगड़ा हुआ, वो सोच रही थी कि माफी मांगने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं। उसने अचानक सिर उठाया और फिर ठंडी हंसी के साथ बोली, वाह, इस बार तो थोड़ी हिम्मत आ ही गई। जल्दी निकलो, मेरी नींद खराब मत करो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैं पलटा नहीं। बस हाथ और तेजी से चलने लगे। बॉक्स बंद किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नीचे आया तो वो लाइंस फिर से आंखों के सामने आ गई। भाई, इस बार सच में नाराज हो गए हो। अगर गर्लफ्रेंड ने अभी नहीं मनाया तो बाद में मनाना मुश्किल होगा। वो बालकनी में खड़ी है और तुम्हें इग्नोर कर रही है। जब मैं मुड़कर देखने की सोच ही रहा था, तभी फोन की तेज रिंग बजी। स्क्रीन पर ल्यू रुयान लिखा था। दिल एक पल को हिचका, लेकिन हाथ ने खुद ब खुद कॉल उठा ली। उधर से रुयान की आवाज बहुत ठंडी थी। बेड साइड पर जो शो पीस है, चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए तो फेंक देती हूं। ये बात सुनकर मेरे सीने पर चोट लगी, सांस अटक गई। वो शो पीस हमारी पहली डेट पर साथ बनाई थी। 2 सिरामिक डॉल्स। उनके बेस पर हमने अपने नाम खुदवाए थे और वो हार्ट उसी ने जिद करके लगवाया था। इतने सालों में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, उसने उन डॉल्स को कभी नहीं छुआ था, और आज वो इतनी ठंडी आवाज में कह रही थी, फेंक दूं। वो लाइंस फिर आ गईं। भाई, गर्लफ्रेंड असल में पूछना चाहती है कि क्या तुम सच में उसे छोड़ रहे हो। ऐसे उलझे हुए इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो भागे नहीं। वो लाइंस देखकर मेरे गले से कांपती हुई आवाज निकली, फेंक दो। रोयान ने एक शब्द भी नहीं कहा और फोन काट दिया। मैं ट्रॉली बैग घसीटते हुए सोसाइटी से बाहर निकला और किसी तरह 3 घंटे में एक नया फ्लैट ढूंढ लिया। सब सेटल होते होते रात हो गई। मैं बिस्तर पर लेट गया और 7 सालों में पहली बार रोयान के बिना रात गुजारने का एहसास हुआ। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो दिमाग अभी भी ठीक नहीं था। अपनी सीट पर बैठा तो देखा मेज पर एक स्टारबक्स अमेरिकानो रखा है। पीछे मुड़कर कलीग से पूछने ही वाला था कि ये कॉफी कहाँ से आई, तभी रोयान अपने असिस्टेंट जी बोडा के साथ ऑफिस में घुसी। जी बोडा बड़े खुशी से बोला, आज मेरा बर्थडे है। हमारी डिपार्टमेंट हेड ने अपनी जेब से पूरे ऑफिस के लिए कॉफी मंगवाई है और शाम को डिजर्ट्स भी आएंगे। उसका बर्थडे, रुयान का पैसा, सबकी नजरें एक साथ मुझ पर आ गईं। मेरी बगल में खड़ा हाथ मुट्ठी बन गया, नाखून हथेली में धंस गए। फिर मैंने कॉफी उठाई और जी बोडा को देखते हुए ऊपर की तरफ उठाई। जी असिस्टेंट, हैप्पी बर्थडे। जी बोडा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन रुयान ने मुझे देखा और बोली, ग्रुप लीडर आज लेट आए, काम पर ध्यान रखो। सिर्फ इसलिए लापरवाह मत रहो कि छोटा काम करते हो। ये सुनते ही सब नजरें बदल गईं। मिलीजुली रिएक्शंस में हंसी भी थी। उस नजरों की बौछार में मैं बेचैन हो गया, लेकिन उससे ज्यादा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने खुद को संभाला और सीधे रुएन की आंखों में देखा। कल मैंने अपने मैनेजर से लीव ले ली थी। रुयान जी को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। रुयान ने होंठ भींचे, एक लंबी नजर डाली और चल दी। जाते ही एक मेल कॉलीग जो मुझसे हमेशा चिढ़ता था बोल पड़ा, गुचन, तो तुम्हारी सोशल मीडिया की वो हैप्पी फोटोज सब फेक थीं? तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी वो अब करोड़ों कमाती है और तुम यहाँ छोटा काम करते हो। ये तो क्लियरली ऊपर की चाहत थी। वो ठहाका लगाता हुआ निकल गया और मेरे पास से गुजरते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने नीचे उस अमेरिकानो की तरफ देखा और अचानक एक पुरानी बात याद आई। जब पहले ऑफिस ज्वाइन किया था, तब मैं और रुयान दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, लेकिन कंपनी का रूल था, सेम डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप नहीं चल सकती। मैंने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एडमिन में ट्रांसफर कर दो, ताकि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो और घर भी कोई देखे। शिफ्ट होने के बाद मैं टाइम पर घर आता, सब कुछ ठीक रखता, लेकिन रुयान की नज़र में मैं बस छोटा काम करता था।
मैं चुप रहा और उन लाइंस ने फिर से आंखें खोली। भाई, लोगों की बातों पर मत जाओ। गर्लफ्रेंड ने इसीलिए पूरे ऑफिस को कॉफी दिलाई ताकि एडमिन में आकर तुमसे मिल सके। सच में जब असिस्टेंट ने बर्थडे मेंशन किया तो उसकी आंखें चमक उठी थीं। मैं मानता था कि ये लाइन सच बोलती हैं, लेकिन रोयन मुझसे मिलने का सबसे एम्बैरेसिंग तरीका क्यों चुनती है जब वो सिंपली आ सकती थी? वो दबी हुई बेचैनी कहीं नहीं जा रही थी। पूरी सुबह चाहे जितनी कोशिश की, फोकस नहीं हो रहा था। दोपहर में मैनेजर पेपे दीदी ने अपने कैबिन में बुलाया। अंदर जाते ही उन्होंने एक फाइल आगे सरकाई। जर्मनी वाली ब्रांच में कुछ सीनियर टेक्निकल लोगों ने टीम लेकर रिजाइन कर दिया। तुम इस साल का रिकॉर्ड निकालो और कोई अच्छा बंदा चुनो जो वहां जाकर संभाले। मेरे दिमाग में एक ख्याल कौन था और बात अपने आप मुंह से निकल गई। पेपे दीदी, मैं ओरिजिनली टेक्निकल था, मैं खुद इसके लिए वॉलंटियर करना चाहता हूं। ये सुनकर हम दोनों एक पल के लिए रुक गए। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोयन को छोड़कर जाऊंगा, लेकिन अब ये ख्याल आया था तो रुक नहीं रहा था। पेपे दीदी ने हिचकिचाते हुए पूछा, गुचन, इस ट्रांसफर के लिए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कम से कम 5 साल इंडिया नहीं आ सकते। क्या तुम रोयान से बात नहीं करोगे? मैंने सिर हिलाया और जाने की इच्छा और पक्की हो गई। जरूरत नहीं, ये डिसीजन मैं खुद ले सकता हूं। मैंने एक बार करियर के लिए फैमिली को चुना था। अब दोबारा शुरू करने का मौका मिल रहा था तो मैं इसे जाने नहीं देना चाहता था। ये सुनकर पेपे दीदी की नजर बदल गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं ऊपर तुम्हारा नाम सजेस्ट करूंगी, निराश मत करना। मैंने जोर से हाँ में सिर हिलाया। सीने में एक अजीब सी एक्साइटमेंट उठी। कैबिन से बाहर निकलते ही वो लाइंस फिर आ गई। अरे भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? गर्लफ्रेंड का क्या होगा? जल्दी करो वरना रियली कोई हस्बैंड नहीं रहेगा। कितना भी उसकी पिलो गले लगाओ, काम नहीं आएगा। इस बार मैंने उन लाइंस पर ध्यान नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी टेक्निकल नोट्स पढ़ने लगा। अच्छी बात यह थी कि इन 2 सालों में भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। पूरा दिन यही किया। फिर दोस्त लियाओबिन का मैसेज आया। गुचैन, आज मेरा बर्थडे है, आ सकते हो? मुझे तुरंत याद आ गया। जल्दी से रिप्लाई किया, हाँ, ऑफिस के बाद आ जाता हूं। जब ऑफिस से निकला तो सड़क के उस पार रोयान की सिल्वर ग्रे कार खड़ी दिखी। मेरे पांव रुक गए। वो लाइंस फिर फ्लैश हुईं। भाई, गर्लफ्रेंड तुम्हें लेने आई है, बस 2 सेकंड उसे देखो, वो खुद आ जाएगी। नाराज मत रहो, किसी वुडन रिजर्व्ड इंसान से लड़ाई वर्थ इट नहीं। मैं रुका ही कहा कि कोई पीछे से टकरा गया। पलट कर देखा, जी बोड़ा बड़ी मुस्कान के साथ। सॉरी ग्रुप लीडर, अपनी डिपार्टमेंट हेड के साथ बर्थडे डिनर पर जा रही हूं, ध्यान नहीं रहा। वैसे वो मुझे जूलियट रेस्टोरेंट ले जा रही हैं। आपने अपनी सोशल मीडिया पर फ्रेंच डाइनिंग की फोटो डाली थी, कोई डिश रेकमेंड करेंगे? ये सुनते ही दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। क्योंकि जूलियट रेस्टोरेंट वही जगह थी जहां मैंने रोयान को प्रपोज किया था। मैंने उससे बड़े सीरियसली कहा था, ये जगह सिर्फ हम दोनों की है, चाहे कभी अलग भी हो जाए, यहां किसी और को मत लाना। और उसने उतनी ही सीरियसली जवाब दिया था, कोई और नहीं, बस। दिल में एक जोर का धक्का लगा। दर्द और ठंडक एक साथ फैलने लगी। जी बोदा की बात अभी हजम नहीं हुई थी कि रुयान खुद दौड़ती हुई आ गई, लेकिन उसने मुझे एक नजर भी नहीं दी। उसकी काली आंखों में सिर्फ जी बोदा थी। वो चिंता से बोली, क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये देखकर हंसी भी आई और रोना भी। मैंने मन में तय किया था कि जर्मनी जाऊंगा, रुयान को छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी ये नज़ारा देखकर नाक में सुरसुरी आ गई। उन दोनों के बीच की उस वार्मथ को देखकर मैं एक कदम पीछे हटा और पलटकर चल दिया। वो लाइंस फिर से तेज होने लगीं। भाई, गर्लफ्रेंड की जेलसी एक्ट पर मत जाओ। उसने रेड लाइट तोड़कर तुम्हारी तरफ भागी। वो तुम पर चिल्लाना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। देख नहीं रहे, भाई नाराज है। मेरे कदम तेज होते गए, वो लाइंस धुंधली होती गईं। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने दीवार का सहारा लिया। आंखें पहुंची और खुद को डांटा, बड़े बेगैरत हो। थोड़ी देर बाद जब इमोशन सेटल हुए तो कैब लेकर लियोबिन के एड्रेस पर पहुंचा। रूम का डोर खोला तो वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही नाक में सुरसुरी हुई। ये मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। एक वक्त था जब हम घंटों बातें करते थे। कोई भी मुसीबत हो, हम सब एक दूसरे के लिए होते थे। लेकिन न जाने कब से मेरी सोशल मीडिया और पूरी जिंदगी रुयान के इर्द गिर्द सिमट गई। एक पल में लगा बस रुयान ही रह गई थी मेरी दुनिया में। मैंने गहरी सांस ली, इमोशंस दबाए और गिफ्ट आगे बढ़ाया। सॉरी, देर हो गई। विन, हैप्पी बर्थडे। दोनों खुश हो गए। आ गए, बस तुम्हारा इंतजार था।
मैं बैठा, हंसी मजाक हुआ, लगा जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों। लियाओ बिन ने मुझे देखा, फिर बीच में खींचा। चंद भाई खुश रहो। मेरी विश तुम्हें दे रहा हूं। मैं एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में चिंता और हिम्मत दोनों थे। आंखें जलने लगी। उसने कहा, देखो, लव गई तो क्या, हम तो हैं। मैंने आंसू रोके, आंखें बंद की, हाथ जोड़े और विश मांगी। वो शाम इन कई सालों में सबसे ज्यादा खुशनुमा थी। रुयन का मैसेज मिस होने का डर नहीं था। जी भरकर पिया, मन खोलकर बोला, और इसी में मैं सोफा पर बेहोश हो गया। धुंधले में सुना, वह हाउसवैन बोल रहा है, मैं इसे घर छोड़ देता हूं, तुम जाओ। तभी मुझे याद आया, इन दोनों को बताया ही नहीं था कि मैं और रुयन अलग रह रहे हैं। जब होश आया तो वी हाउस 1 की आवाज आई, गालियों के साथ, और रुयान का नाम भी। मैंने आंखें खोली। बेडरूम के दरवाजे पर रुयान नाइट गाउन में खड़ी थी और उसके पास जी बूटा था, रात को थोड़ा उलझे हुए कपड़ों में। गुस्सैल वे हाउस 1 अभी भी बोल रहा था, लियो रुयान, तुम औरत हो इसलिए हाथ नहीं उठाता। शादी में जो कहा था याद है? अब ये सब करते हो, शर्म नहीं आती? रुयान ठंडे चेहरे से उसे देख रही थी जैसे कोई स्ट्रेंजर हो। मेरे दिमाग में बस ब्लैंक था। वो लाइंस फिर आ गई। यार, असिस्टेंट को फाइल देने बुलाया था और इसी में फंस गई। सफाई देना इम्पॉसिबल है। इस असिस्टेंट की वजह से सब हुआ। बेचारे भाई को नशे में उठते ही ये देखना पड़ा। गर्लफ्रेंड, कुछ तो एक्सप्लेन करो। बस उसे घूरते रहने से क्या होगा? मैंने लाइंस फॉलो करके रुयान को देखा। वो सच में मुझे देख रही थी। नजरें मिलीं और उसने पहले बोला, गूचेन, अपने इस पागल दोस्त को लेकर मेरे घर से निकलो। दिल में एक तेज दर्द उठा। मेरे गले से वो बात निकली जो मुझे सबसे ज्यादा पूछनी थी। रुयन, क्या तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना? लेकिन रुयान बस हल्के से मुस्कुराई। आवाज में ठंडक थी। मुझे तुम्हें रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए कि मैं क्या करती हूं? गुस्सा और दर्द एक साथ सीने में फटे। दिल ऐसे जकड़ा जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। ये दर्द और अल्कोहल मिलकर इतना भारी हो गया कि रोना आ गया। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे उल्टी आने लगी। किसी तरह डस्टबिन तक पहुंचा। नीचे झुका तो देखा उसमें सिरामिक के टुकड़े थे, वही दोनों डॉल्स जो बेड साइड पर रखी थीं। मैं डस्टबिन का किनारा थामे उल्टियां करता रहा, जैसे पूरा दिल बाहर निकाल देना हो। चैन भाई, वह हाउक्सविन घबरा गया, दौड़कर आया और पीठ सहलाने लगा। लेकिन रुयान पूरे वक्त बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी रही, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। मुझे लगा वह हाउक्सविन फिर भड़कने वाला है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तभी मैंने उसका चेहरा देखा। वो अचानक रुक गया। उसकी आवाज में तकलीफ आ गई। चैन भाई, रो मत। मैंने हाथ उठाकर चेहरा पहुंचा। उंगलियां गीली थीं, तो मैं सच में रो रहा था। वो लाइंस फिर से आईं। भाई के रोने पर गर्लफ्रेंड दौड़ना चाहती थी, लेकिन दोस्त पहले पहुंच गया। भाई को टूटा देखकर उसे बुरा लग रहा है। भाई, उन डॉल्स के लिए मत रो। गर्लफ्रेंड ने सीक्रेटली नई बनवाई हैं। माफी मांगने के लिए पुरानी भेजी थी। अब उन लाइंस को पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ा, किसी तरह खड़ा हुआ और मुश्किल से बोला, चलो। वे हाउस 1 ने दांत भींचे, पलटकर रुयान को एक तेज नजर से देखा, फिर मेरा हाथ थामकर दरवाजे की तरफ चला। दरवाजे के पास पहुंचते पहुंचते मैं रुका, पलटकर रुयान को देखा और शांत आवाज में बोला, रुयान, कोई वक्त निकालो, हम डिवोर्स कर लेते हैं। लिफ्ट नीचे आई। वे हॉक्सवा ने धीले से पूछा, चैन भाई ठीक हो? मैं यादों से बाहर आया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन छोटी छोटी बातों में अब नहीं उलझूंगा, शायद यही ठीक होना है। वे हॉक्सवान मुझे घर छोड़कर गया। मैं बिस्तर पर लेट गया। लगा रात भर सो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगले दिन उठा, धूप खिली थी। रोज की तरह ऑफिस निकला। कंपनी के गेट पर पहुंचा तो रुयान वहां खड़ी थी। वो लाइंस फिर से जागने लगी। भाई, गर्लफ्रेंड सुबह अंधेरे से यहाँ खड़ी है, बस तुम्हें मिस ना करे। लग रहा है आज फाइनली समझ आई। कल रात तुम्हारे जाने के बाद उसने असिस्टेंट पर भी गुस्सा निकाला। रोयान ने मुझे देखा और बड़े कदमों से आई, लेकिन पहले ऊपर नीचे देखा, फिर माथे पर बल आ गए। ये क्या पहन लिया? मैंने कहा था ना ये सूट तुम पर अच्छा नहीं लगता, जाओ बदल कर आओ। मैंने अपने कपड़े देखे। उसमें उलझना नहीं चाहता था, लेकिन बोल ही दिया, क्या पहनूं ये मेरी मर्जी है। और सुनो, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनकर रोयान की भौहें और खिंच गईं। कुछ देर रोकती रही खुद को, लेकिन फिर बोली, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई जरूरी काम है, तुम्हारे साथ बेकार बहस में वक्त नहीं लगाना। वो लाइंस फिर आईं।
गर्लफ्रेंड माफी मांगने आई थी। ये एटीट्यूड क्यों? अरे रात भर सोई नहीं, बस तुम्हारे डिवोर्स वाले शब्द दिमाग में घूमते रहे। लाइंस कह रही थी कि रुयान झुक गई है, लेकिन मैं उन लाइंस के पीछे से उसका ठंडा चेहरा देख रहा था और उसकी वो बात सुन रहा था। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं क्या करूं? मैंने रुयान की आंखों में देखा। उसे यकीन था कि मैं नहीं जाऊंगा। उसे यकीन था कि डिवोर्स की बात बस दिखावा है। अचानक बात आगे बढ़ाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। जल्दी डिवोर्स पेपर्स तैयार करूंगा और सीधे ऑफिस के अंदर चला गया। एडमिन डिपार्टमेंट में घुसते ही पेपे दीदी फाइल लेकर आईं। गूचन, सिचुएशन अर्जेंट है, ऊपर से सीधे तुम्हारा ट्रांसफर अप्रूव हो गया है। मैंने कल रात की 9 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है, चल सकते हो? पहले एक पल के लिए चौंका, फिर जोर से हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। वो पतली सी फाइल हाथ में थामे मन एकदम हल्का हो गया। बाकी पूरा दिन भागते भागते निकला। पहले वर्क हैंडओवर किया, फिर वे हाउस वन को लेकर कॉलेज के पास वाली पुरानी दुकान पर खाने गया। ट्रांसफर सुनकर दोनों हैरान रह गए, फिर बधाइयां देने लगे। वे हाउस वन ने मीज ठोकी, वाह चैन भाई, प्रमोशन भी और उस बुरी लड़की से दूरी भी, बधाई हो। मैं हंस पड़ा। खाने के बाद सब अपने अपने घर गए। मैं सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था, तभी अचानक बादल गरजे और मूसलाधार बारिश आ गई। घर पहुंचने तक पूरी तरह भीग गया। जल्दी से गर्म पानी से नहाया, 2 कोल्ड टैबलेट्स खाए, बस प्रिकॉशन के तौर पर। लेकिन रात को फीवर आ ही गया। बुखार में ही दांत पीसते हुए उठा, कैब बुलाई और हॉस्पिटल निकल गया। कल फ्लाइट थी, मैं रुकना नहीं चाहता था। अगर ट्रिप कैंसिल हुई तो बॉस को लगेगा मैं सीरियस नहीं हूं। रात के 2 बजे इमरजेंसी रूम के दरवाजे तक पहुंचा, धक्का देकर खोला और रोयन की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डॉक्टर, मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ तो नहीं हुआ? मैंने नजर उठाई। रोयन काउंटर के सामने खड़ी थी और जीबोडा लगभग उस पर झुका हुआ था। रोयन बेचैन होकर बोल रही थी, बस पेट खराब हुआ है, इतना दर्द क्यों? डॉक्टर जल्दी कुछ दो। मैं उसे देखता रहा, कुछ सुन्न सा, बस पेट खराब। मेरा भी हुआ था कभी, लेकिन तब रोयन का जवाब था, गर्म पानी पियो। वो लाइन्स आईं, इस बार गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं कहूंगा। भाई बुखार में अकेले हॉस्पिटल आए और गर्लफ्रेंड असिस्टेंट की देखभाल कर रही है। वो बस भाई से थोड़ी जिद पर अड़ी है। कितनी देर गई पता नहीं। इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला, 2 लोग बाहर आए और मेरे सामने रुक गए। मैंने सिर उठाया, रोयान मुझे सीधे देख रही थी। नजरें मिली तो उसने नजर हटा ली। जीबोडा को थामे बिना इधर उधर देखे मेरे सामने से गुजर गई। तभी नर्स आई, थर्मामीटर लगाया और चौंक कर बोली, अरे 39.5 है, आप ठीक हैं? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। ठीक हूं। उस 39 डिग्री के बुखार में इस औरत के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी जल गई। इंजेक्शन लिया, दवाई लेकर घर आया, खाई और सो गया। शायद मेडिसिन्स ने काम किया। अगले दिन सच में बुखार उतर गया। थर्मामीटर देखकर चैन की सांस ली। अच्छा, फ्लाइट कैंसिल नहीं करनी। सीधे प्रिंटिंग शॉप गया, डिवोर्स पेपर्स निकलवाए। इन सालों में हमारे बीच बांटने को ज्यादा था भी नहीं। घर उसका, तनख्वाह अपनी, सीधा हिसाब। फिर सामान पैक किया, लैंडलॉर्ड को घर वापस किया। सब निपटाकर ट्रॉली लेकर नीचे उतरा। सोचा किसी कुरियर पॉइंट से डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। नीचे पहुंचा तो रोयान वहां खड़ी थी, उसी सिल्वर ग्रे कार के पास टिकी, चेहरा थका और पीला। उसने मुझे सामान के साथ देखा तो एकदम से बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने टाल दिया, कंपनी ने आउट स्टेशन भेजा है। उसने जैसे राहत की सांस ली और फिर बोली, वैसे भी उधर ही जा रही थी, एयरपोर्ट छोड़ दूं? मैंने कुछ पल देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। पूरे रास्ते रोयान ने एक शब्द नहीं कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर वो सिक्योरिटी चेक तक साथ आई। मैं आगे बढ़ने लगा, तभी उसने आवाज दी, गूचैन, वापस आओ तो घर चलते हैं, माँ पापा से मिलेंगे। मैंने पलट कर देखा। एयरपोर्ट अनाउंसमेंट आई, बर्लिन जाने वाले पैसेंजर्स ध्यान दें, फ्लाइट DH9755 की बोर्डिंग आधे घंटे में बंद हो जाएगी। DH9755, यही मेरी फ्लाइट थी। मैंने एक पल सोचा, फिर बैग से वो एनवेलप निकाला जिसमें डिवोर्स पेपर्स थे और रोयान को थमा दिया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना और ईमेल कर देना। इतना कहकर मैं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गया। अलविदा रोयान। सिक्योरिटी पार करके आगे बढ़ा, तभी पीछे से रोयान की आवाज आई, डिवोर्स पेपर्स? गुचैन, ये मुझे क्यों दे रहे हो? मुड़कर देखा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसे रोका हुआ था।
उसकी आंखें हल्की लाल थीं और चेहरे पर डिसबिलीफ था। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी और प्लेन में कदम रख लिया। उसकी आवाज़ पीछे छूट गई। करीब 13 घंटे की लॉन्ग फ्लाइट के बाद बर्लिन पहुंचा। कंपनी के अरेंज्ड फ्लैट में एक रात रेस्ट किया और अगले दिन से काम में जुट गया। पूरे 3 दिन ऑफिस में ही रहा, दिन रात एक कर दिए। रोयन का एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया। जब ऑफिस से बाहर निकला तो धूप आंखों में चुभी। जब आंखें आधी हुई तो देखा रुयान थोड़ी दूर खड़ी लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। गुचैन, मैं हैरान रह गया। रुयान तेज कदमों से आई। लंबी जर्नी की वजह से आवाज भारी थी। तुमने बताया क्यों नहीं? कंपनी ने 5 साल के लिए जर्मनी भेजा है। अब तुम भी मुझसे झूठ बोलने लगे? मैंने थोड़ा माथा सिकोड़ा। रुयन, डिवोर्स पेपर्स देखे नहीं? रुयन की आंखें और लाल हो गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, थोड़ी बेचैनी के साथ। मैंने साइन नहीं किए, बिना मेरी हाँ के डिवोर्स नहीं होता। इतनी जिद वाली रुयन मैंने पहले नहीं देखी थी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, मेरा हाथ खींचती हुई आगे बोली, जाओ कंपनी में जाकर ट्रांसफर कैंसिल करवाओ। टेक्निकल डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, तुम ही क्यों जाते? मैं एक पल के लिए रुका, फिर उसका हाथ झटक दिया। रुयान, ये मौका मैंने खुद मांगा था और तुम एक झटके में कैंसिल करवाने को कह रही हो? रुयान ने मुझे देखा, आंखों में कंफ्यूजन था। तुम सोच क्या रहे हो? हमारे बीच का मसला अभी सुलझा नहीं और तुम इतनी दूर भाग आए। इसमें क्या लॉजिक है? डिवोर्स पेपर्स दिए, बस यही सल्यूशन था। रुयान मुझे घूरती रही। आंखों में धीरे धीरे लाली आ गई। फिर बोली, गुचैन, शादी के वक्त मैंने कहा था डिवोर्स नहीं, बस साथ छूटना। तो क्या तुम मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कर रहे हो? इस जिद्दी रोयान का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी किसी ने कंधे पर थपथपाया। चैन भाई, आज साथ चल सकते हो? मुड़कर देखा, कलीग सॉन्ग जिंगम्यान मुस्कुराते हुए खड़ा था। मैं रोयान से जल्दी निकलना चाहता था, ज्यादा फेमिलियर नहीं था उससे, फिर भी हाँ कर दी। कंपनी की कार में बैठकर चैन की सांस ली। रियर व्यू मिरर में देखा, रोयान अभी भी वहां खड़ी थी। इतनी दूर से एक्सप्रेशन नहीं दिखा। नजर हटाई और सॉन्ग जिंगनियान से पूछा, तुम कहाँ जाओगे? वो हंसा, भाई अगले क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर देना। मुझे समझ नहीं आया। उसने आंख मारी। वो जो पहले खड़ी थी एक्स है ना? देख रहा था तुम निकलना चाहते थे तो बस बहाना बना दिया। उसकी सीधी बात से थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, लेकिन थैंक्स बोला। उसने हाथ हिलाया। रहने दो, मुझे भी ऐसी चिपकने वाली सिचुएशंस पसंद नहीं। ज्यादा डिटेल नहीं दी और अगले क्रॉसिंग पर उसे ड्रॉप कर दिया। जाते जाते बोला, कल सुबह कॉफी लाऊंगा। उसने मना नहीं किया, हाथ हिलाया और चल दिया। घर पहुंचा। टेम्पल्स थोड़े भारी थे। बाथटब में पानी भरने लगा। आधा पानी भरा था कि फोन बजा। उठाया, माँ क्या हुआ? गुचैन, हम तुम्हारे शहर में थे, घर गए तो कोई अजनबी मर्द था। रुयान कहाँ है? दिल एक पल को रुका। बढ़ते पानी को देखते हुए आंखें बंद की। माँ, एक बात बतानी थी। मैं और रुयान डिवोर्स ले रहे हैं। मैंने साइन कर दिए, अभी उसके साथ बात चल रही है। उधर काफी देर चुप्पी रही। फिर माँ बोली, तुम कहाँ हो? हम आते हैं। जरूरत नहीं माँ, कंपनी ने बाहर भेजा है, अभी इंडिया से दूर हूं। सब सेटल होने पर खुद आकर बताऊंगा। हमारे घर में कोई पुराने ख्यालात नहीं थे। माँ पापा को पता चलता कि मुझे तकलीफ हुई तो वो खुद कहते, जल्दी अलग हो जाओ। उस रात नींद अच्छी आई। अगले दिन उठा, बाहर हल्की हल्की बारिश थी। छाता लेकर निकला तो रुयान नीचे खड़ी दिखी। बर्लिन की रातें ठंडी होती हैं। न जाने कब से खड़ी थी, न जाने क्यों, लेकिन कल सब क्लियरली कह दिया था। अब और खिंचना नहीं चाहता था। उसके पास से निकलने लगा, तभी उसने आवाज दी, गुचैन, डिवोर्स पेपर्स में साइन नहीं किए। मेरे सामने आकर गंभीर आवाज में बोली, या तो मुझे यहां ट्रांसफर करवाओ या तुम वापस आओ। अगर मैंने कुछ गलत किया भी तो कम से कम एक चांस तो दो। मेरे गले में कुछ अटका। मैंने उसे देखते हुए धीरे से कहा, रुआन, क्या मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया? जी बोडा घर पर था, मैंने एक्सप्लेन करने को कहा। वो डॉल्स तुमने फेंक दिए, क्या तुमने एक पल सोचा मुझे कैसा लगा? रुआन ने भौएं तानी। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। वो सिरेमिक्स जो थे मैंने फेंक दिए, लेकिन तुम्हारे लिए नए भी बना दिए। ये कहते हुए वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। गोचन, मैंने चुपचाप एक कदम पीछे लिया और ठंडी आवाज में बोला, मुझे मत छुओ। ल्यूरियन को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सख्त रहूंगा। उसका चेहरा बदल गया। मैंने आधा कदम और पीछे लिया और कहा, मेरे लाइफ में अब मेरे अपने प्लान्स हैं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ल्यूरियन को भी गुस्सा आ गया।
और वो ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। गुचन, मैं खुद माफी मांगने आई हूं, और तुम क्या चाहते हो? जब तक मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करती, हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। मैंने पलटकर उसे देखा, आवाज में ठंडक आ गई। लियो रुयान, अभी तुम और तुम्हारी माँ मिलकर तुम्हारे पापा को डिवोर्स नहीं करने दे रही। उसमें और तुम्हारी हरकत में क्या फर्क है? मैंने कार का डोर खोला और चला गया। ऑफिस पहुंचा तो अपनी सीट के पास एक जानी पहचानी शख्सियत को देखकर रुक गया। उस इंसान ने सिर उठाया और एक क्यूट सी स्माइल दी। गुचन भाई, सरप्राइज हुए ना? मैं सोचने लगा, सरप्राइज कम, शॉक ज्यादा लगा। कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी बाय निंगबिन यहाँ क्यों है? मैंने पूछा, देश में ठीक से रहना छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? बाइनिंग बिन ने बेझिझक जवाब दिया, मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई। पापा चाहते हैं कि मैं थोड़ा रियल एक्सपीरियंस लूं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, अगर मैंने सही हैंडल किया तो मेरी रेज्यूमे में अच्छा ऐड होगा। वो हंसते हुए बोली। पापा को लगा यहाँ तुम हो तो कोई टेंशन नहीं। मैं कुछ कहता तभी पीछे से सॉन्ग जिन्यान की धीमी आवाज आई, अरे मैडम आ गई। बाइनिंग बिन ने सुना या नहीं पता नहीं, रिएक्शन तो नहीं दिया और मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे याद था उसने ग्रेजुएशन फाइनेंस में की थी। मैंने कहा, पिछले 3 महीनों का डेटा एनालाइज करो। बाइनिंग बिन में कोई एटीट्यूड नहीं था, पूरी सुबह मेहनत से काम करती रही। सॉन्ग जिन्यान बीच बीच में उसे देखता रहा। दोपहर को लंच का टाइम हुआ तो बाइनिंग बिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। गुचन भाई, क्या मैं आपके साथ खाना खाने चल सकती हूँ? मैंने माथा दबाया और बोला, चलो। सॉन्ग जिन्यान फटाफट उठा, मैं भी चलता हूँ। हम तीनों ऑफिस से निकले, खाने की जगह सोच ही रहे थे कि सामने लियो रुयान मिल गई, हाथ में बैग्स लिए। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया। यहाँ का खाना तुम्हें सूट नहीं करता। मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। उसने दूसरों को देखा, लिप्स दबाए। मुझे नहीं पता था तुम इनके साथ हो, इतना ऑर्डर नहीं किया। तुम इनके साथ जाओ, ये खाना अपने पास रखो। मैंने कहा, मैं इनके साथ जा रहा हूं। लियो रुयान ने थोड़ा आईब्राव चढ़ाया। गुचेन, क्या सच में इतना बर्ताव करोगे मेरे साथ? मैं कुछ कहता तभी बाइनिंग बिन बोल पड़ी। लियो मैनेजर, मैंने सुना है आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में है। इतने क्रिटिकल टाइम पर देश में रहने की बजाय यहाँ आ गई। लियो रुयान उसे पहचानती थी। लिप्स टाइट हो गए, ठंडे लहजे में बोली, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। खाना खाने जाना है तो मैं भी चलूंगी। मुझे अचानक बहुत इरिटेशन हुई। लियो रुयान, मैं साफ कह देता हूं, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहता, समझी? लियो रुयान वहीं रुकी रह गई। मैंने उसे इग्नोर किया और बाइनिंग बीन के साथ गाड़ी में बैठ गया। रेस्टोरेंट पहुंचे तो देखा बाइनिंग बीन और सॉन्ग जिन्यन दोनों बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सॉन्ग जिन्यन जैसे परमिशन मिल गई हो झट से बोला, गुचन भाई, अभी तो कमाल कर दिया। बेशरम औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एकदम सही किया। उसने समझदारी दिखाई। लियो रुयान और मेरे बीच क्या हुआ ये नहीं पूछा, बस मेरी तारीफ करता रहा। मैंने हल्की सी स्माइल दी। मुझे नहीं लगा मैंने कुछ बड़ा किया। अगर सच में कुछ कर पाता तो इतने टाइम तक खुद को तकलीफ नहीं देता। मैंने नोटिस नहीं किया कि बाइनिंग बिन चुपचाप बैठी मुझे देख रही थी। खाना खाकर ऑफिस वापस आए तो लियो रुयान जा चुकी थी। शायद वापस देश चली गई। मुझे अजीब सा रिलीफ फील हुआ। इस शांति में करीब 1 महीना गुजरा। फिर जी बोडा का मैसेज आया, ग्रुप लीडर, क्या लियो मैनेजर को ब्लैकलिस्ट से हटा सकते हो? मैं देख रहा हूँ वो रात को बार बार कॉल कर रही हैं। मैंने ये मैसेज पढ़ा और उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। जी बोडा क्या सोच रहा था या लियो रुयान क्या कर रही थी, मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शांति इसी मैसेज के साथ खत्म होने वाली थी। सामने खड़े लियो रुयान और जी बोडा को सूटकेसेस के साथ देखकर मेरे मुंह पर स्माइल नहीं आई। जी बोडा ने एक डॉक्यूमेंट मेरी तरफ बढ़ाया। ग्रुप लीडर, कंपनी जर्मनी में एक और प्रोडक्शन लाइन लगाना चाहती है, हम सर्वे करने आए हैं। मैंने कंपनी सील लगा डॉक्यूमेंट देखा, कुछ नहीं पूछा और उन्हें ऑफिस ले गया। लियो मैनेजर, इस ऑफिस में 2 डेस्क्स हैं, आपके और असिस्टेंट के लिए काफ़ी हैं। लियो रुयान में फिस्ट बंद की और ठंडी आवाज में बोली, मैंने नहीं कहा उसे मेरे साथ एक ही रूम में रखो। जी बोडा का चेहरा उतर गया। मैंने स्माइल की। माफ कीजिए, कोई दूसरा ऑफिस अवेलेबल नहीं है। देश में भी तो आप जी असिस्टेंट के साथ एक ही ऑफिस में थीं। यहां आकर स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मेरे इस डायरेक्ट ऑन से लियो रुयान का चेहरा थोड़ा फॉल हुआ। फिर न जाने क्या सोचकर उसने मेरी तरफ देखा। तो क्या तुम कभी इस बात पर जेलस भी हुए? वो जेन्युइनली कंफ्यूज लग रही थी। जेलस थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसका सिकुड़ा हुआ चेहरा देखा और मुझे अजीब सी डिस्गस्ट फील हुई। लियो मैनेजर, हम अब हस्बैंड और वाइफ नहीं हैं। बात करते वक्त अपनी लिमिट में रहिए।
पुरानी बातें मुझे याद नहीं करनी। आगे से हम सिर्फ कलीग्स हैं, बस इतना ही। लियू रुयान की आंखें ठंडी हो गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। काम की वजह से दिन भर लियू रुयान से कोई बात नहीं हुई। जब ऑफिस छोड़ा तो उसके रूम की लाइट्स बंद थीं। मैंने अपनी स्टिफ गर्दन दबाई और घर की तरफ चल दिया। नीचे पहुंचा तो रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा जी बोडा और लियू रुयान थे। जी बोदा का चेहरा टूटा हुआ था और लियो रुयन वहां खड़ी, माथे पर बल। मैं जाने लगा, तभी जी बोदा की गिड़गिड़ाती आवाज आई, रुयन, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, हम दोनों के बीच ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए। मैं और नहीं सुना और चुपचाप वहां से चला गया। गाड़ी में बैठा, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और बस हंसी आई। मेरे सामने इतना डिवोटेड दिखता था और पीछे किसी और का बच्चा। ये ख्याल दिमाग में आया और चला भी गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। मैंने फ़ोन निकाला और वे हाउस वान को कॉल किया। थोड़ी देर में उसने उठाया। चंद भाई, क्या हुआ? मैंने डिवोर्स पेपर्स प्रिंट कराए थे लेकिन लियू रुयान साइन नहीं कर रही। मैं पूरा बोलता उससे पहले वे हाउस वान भड़क गया। उसकी क्या हिम्मत, उसे अभी भी तुमसे डिवोर्स नहीं लेना। मैंने हल्के से स्माइल दी, शायद यही सोच रहा है। मुझे जानना है ये डिवोर्स कैसे होगा? वे हाउस वान ने सीधे पूछा। उसके अफेयर के कोई एविडेंस है? मैंने सोचा और बोला, एक फोटो है जिसमें वो किसी से किस करते दिख रहे हैं। वे हाउस वान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और? मुझे थोड़ी ऑकवर्डनेस फील हुई। बस यही है, क्या इससे अफेयर प्रूफ होता है? वे हाउस वान ने थोड़ी देर बाद कहा, पहले वो फोटो मुझे भेजो। घर पहुंचकर मैंने वो फोटो फॉरवर्ड कर दी। थोड़ी देर बाद वे हाउस वान का वीडियो कॉल आया। चंद भाई, ये फोटो किसने भेजी थी? मुझे नहीं पता था वो क्या सोच रहा है। मैंने सच बोला, लियो रुयान की असिस्टेंट ने। वे हाउसवेयर ने माथे पर बल डाले। ये फोटो एडिटेड है, सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया तो पता चला वो दोनों बस थोड़े पास खड़े थे। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर मैंने बताया, वे हाउसवेयर, एक और बात, आज ऑफिस के बाद मैंने जी बोदा को ये कहते सुना कि लियो रुयान उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वे हाउसवेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला, लियो रुयान, कमीनी। चंद भाई, मेरा इंतजार करो, मैं उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ। वे हाउसवेयर लॉयर है, उसकी कनेक्शंस बहुत काम की हैं। उसके लिए ये सब करना मुश्किल नहीं था। कॉल खत्म हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली, अपना जहन साफ किया। तब नोटिस हुआ कि फोन पर एक अननोन नंबर का मैसेज आया था। परसों शाम को ब्रांडनबर्ग गेट चलते हैं। पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था, अब मुझे एक चांस दो। मैंने हल्की सी स्माइल दी। ब्रांडनबर्ग गेट, जहां मैंने लियू रुयान को प्रपोज किया था। मैंने टाइप किया, इसकी जरूरत नहीं, अभी तुम ये सोचो कि तुम और जी बोदा के बच्चे का क्या होगा। ये मैसेज भेजे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरे डोर पर नॉक हुई। मैंने पीप होल से देखा, लियू रुयान थी, जैसा सोचा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरा डोर खोलने का कोई इरादा नहीं था। अब उसकी हर इमोशन मुझसे बेमतलब थी। मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। वो लगातार कॉल करती रही। आखिरकार लियू रुयान से रहा नहीं गया। बाहर से चिल्लाई, गुचैन, दरवाज़ा खोलो, बात करनी है। मैंने मन ही मन हंसा। एक जो जल्द ही एक्स वाइफ बनने वाली है, उससे क्या बात करनी। लियो रुयान की नॉकिंग तेज और तेज होती गई। मुझे इरिटेशन हुई। मैंने उसका कॉल काटा और बिल्डिंग के रेजिडेंट्स एसोसिएशन के इंचार्ज को कॉल किया। यहाँ कोई दरवाज़ा पीट पीट कर परेशान कर रहा है, सिक्योरिटी भेजो। 3 मिनट्स भी नहीं हुए कि लियो रुयान को वहां से ले जाया गया। दरवाजे के बाहर फिर से शांति थी। रही बात कल ऑफिस में उससे कैसे फेस करूं, तो मुझे लगा वो इतने सब लोगों के सामने मुझसे डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेगी। उसे और जी बोडा का मामला अगर बाहर आया तो वो भी खामखा बदनाम होगी। रात को ग्रुप चैट में मैसेजेस आने बंद नहीं हो रहे थे। लियाओ बेन मुझे लगातार चीयर अप कर रहा था। हॉस्टल के दिनों में लियाओ बेन ही वो था जो हमेशा मेरे साथ था। उसे पता था मैं लियो रुयान से कितना प्यार करता था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डरता था कि मैं इससे निकल पाऊंगा या नहीं। मैंने उन दोनों को रिप्लाई किया, आई एम फाइन यार। एक ऐसी एक्स वाइफ थी जो अंदर से सड़ी हुई थी। उन्होंने देखा मेरा टोन नॉर्मल है, थोड़ा रिलैक्स हुए। उनसे बात करके मैंने फ़ोन रखा और सो गया। अगले दिन ऑफिस गया और एक एक काम निपटाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेरी डेस्क के सामने एक जानी पहचानी फिगर आ खड़ी हुई। मैंने सिर उठाया। लियो रुयान की नज़रें मुझ पर टिकी थीं। मैंने स्माइल करके पूछा, लियो मैनेजर, कोई काम है? लियो रुयान ने आसपास की नज़रें फील कीं, धीरे से बोली, बाहर चलो, बात करनी है। मैं नहीं हिला, बल्कि आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी।
लियो मैनेजर, ये ठीक नहीं है। हम दोनों अभी डिवोर्स प्रोसेस में हैं। तुम बार बार आती क्यों हो? आसपास की नज़रें एक सेकंड में बदल गईं। लियो रुयान का चेहरा काला पड़ गया। मैंने नज़रें हटाईं और शांत आवाज में कहा, अगर नहीं चाहती ब्योता ज़्यादा बोलूं तो अभी चली जाओ। मुझे लगा लियू रुयान सिचुएशन समझकर चली जाएगी। आखिर वो इतनी कॉन्फिडेंट और प्राउड लड़की है, इतनी पब्लिक एम्बैरेसमेंट शायद हैंडल ना कर पाए। लेकिन मुझे नहीं पता था, अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने नीचे देखा, आवाज भारी थी, गुचन। मेरी बात सुनो, ठीक से एक्सप्लेन करने दो। मैंने सोचा और कहा, अभी मुझे काम है, ऑफिस के बाद बात करते हैं। लियो रुयन के चेहरे की उदासी एक सेकंड में गायब हो गई। उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, ऑफिस के बाहर वेट करूंगी। आसपास के लोगों की क्यूरियस नजरें मुझ पर थीं, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। बस जब मैं फाइल्स लेकर उठा तो नोटिस किया कि बाई निंगबिन की सीट खाली है। मैंने सॉन्ग जनियन से पूछा, कहाँ है वो? सॉन्ग जनियन ने ऊपर देखा। बाई निंगबिन आज एचआर से छुट्टी लिए। मैंने सिर हिलाया। वो नेचुरली थोड़ी फ्री स्पिरिटेड है, शायद रुक नहीं पाई। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइल्स देकर जब वापस आया तो फोन पर एक मिस्ड कॉल थी। हेड ऑफिस से थी। मैंने फौरन कॉल बैक किया तो सीईओ के असिस्टेंट की आवाज आई। ग्रुप लीडर, ये कॉल चेयरमैन ने करवाई थी। उनका पर्सनल नंबर आपकी ईमेल पर भेज दिया है। ये पर्सनल मैटर है, जब टाइम हो तो कॉल कर लीजिए। मैं फोन पकड़े थोड़ा कंफ्यूज था। चेयरमैन से मेरी एनुअल मीटिंग में बस कभी कभी मुलाकात हुई थी। कोई ऐसी बात क्या होगी जिसके लिए वो मेरे जैसे लेवल के इंसान को पर्सनली कॉल करे? मैं फोन लेकर कॉरिडोर में आया और ईमेल में दिया नंबर डायल किया। 3 रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट हुई। मैं नर्वस था। कुछ बोलता उससे पहले चेयरमैन की भारी आवाज में हंसी आई। गू चैन होना? मैंने फोन टाइट पकड़ा। जी चेयरमैन, आपने मुझे कॉल किया? थोड़ी देर बाद वो बोले, मुझे याद है, तुम मेरी उस नालायक बेटी के क्लासमेट थे। हम दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया है। मैं खुद इतनी दूर नहीं आ सकता। वो ऑफिस जाने से मना कर रही है। तुम उसे थोड़ा समझा सकते हो? ये सुनकर एक तरफ लगा चेयरमैन को बाई निंगबिन की कितनी केयर है, दूसरी तरफ ये थोड़ा अजीब भी लगा। लेकिन वो मेरे सबसे बड़े बॉस हैं, इसलिए हाँ कहनी पड़ी। पलटकर ऑफिस में गया तो सभी कलीग्स हंसते हुए मुझे देखने लगे। ग्रुप लीडर, इन दिनों तो लक चमक रही है। सॉन्ग जिन्यान मेरी सीट के पास खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। गुचिन भाई, जल्दी आओ। तब मैंने देखा मेरी डेस्क पर एक बड़ा सा खूबसूरती से रैप्ड सनफ्लावर्स का बुके रखा था। मेरी त्योरी चढ़ गई। मैंने लियू रुयान के ऑफिस की तरफ देखा। यहां सनफ्लावर्स मेरी पसंद, वही जानती थी। लेकिन जब मैंने देखा तो वो उस बुके को घूर रही थी, आंखों में जैसे आग जल रही हो। ये उसने नहीं भेजा। मैं रुका, पास गया। बुके के अंदर एक कार्ड था। उस पर सुंदर हैंडराइटिंग में बस एक लाइन लिखी थी, आज को छोड़ो, कल की बधाई, आज़ादी मुबारक। नीचे लिखा था एलिसा। मैंने आईब्राव उठाई। अगर मुझे सही याद है, ये बाई निंगबिन का इंग्लिश नेम है। मैंने वो कार्ड निकाला और अपनी नोटबुक में रख लिया। जल्दी ही ऑफिस छोड़ने का टाइम हो गया। मैं अभी हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर रहा था। बाकी सब जा चुके थे। जब वीडियो कॉल खत्म हुई तो ऑफिस में कोई नहीं था। मैंने मुड़कर देखा, लियो रुयान डोल पर खड़ी थी। मैंने माथे पर बल डाला। वो देख रही थी कि मैं फ्री हो गया हूं, पास आ गई। तो इसीलिए जर्मनी आई थी, मुझसे दूर जाकर किसी और के साथ रहने के लिए? उसके इस बेबुनियाद आरोप से मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। ठंडी आवाज में बोला, एक बुके से ये प्रूव हो गया कि मैं किसी के साथ हूं। तो पहले तुम और जी बोडा की क्लोजनेस पर क्या मैं तुम पर बिगामी का केस कर सकता था? लियो रुयन मुझे घूरती रही, आंखों में हल्की हैरानी थी। तुम इतने एग्रेसिव कब से हो गए? उसके एक एक सवाल से मुझे इरिटेशन होने लगी। मैं सीधे खड़ा हो गया। लियो रुयन, इन सालों में मैंने बहुत टॉलरेट किया, इसीलिए तुम्हें लगा मैं कमज़ोर हूं। भूल गई, कॉलेज में मैं डिबेट टीम का कैप्टन था। और मैं किससे मिलता हूं ये तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरी बार रिमाइंड कर रहा हूं, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। लियो रुयान ना जाने क्यों अचानक बहुत एजिटेटेड हो गई। क्यों एक्सप्लेन नहीं करोगे? हम अभी लीगली मैरिड हैं, ये तो अफेयर है। मैंने उसे फ्लैटली देखा। तो कोर्ट जाओ, वैसे भी डिवोर्स प्रोसेस तेज हो जाएगी। मकान तुम्हारा है, मुझे नहीं चाहिए। अलग हो जाते हैं, मुझे मंजूर है। मैंने स्माइल करते हुए उसे साइड किया और तेज कदमों से निकल गया। अपार्टमेंट पर पहुंचा तो बाई निंगबिन नीचे खड़ी थी। वो एक रेड फरारी में थी। खिलखिलाकर बोली, गुचन भाई, आज जो गिफ्ट भेजा अच्छा लगा? मैंने उसे एक नज़र देखा और सीधे पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे सनफ्लावर्स पसंद हैं? और पूरा दिन छुट्टी ली सिर्फ एक बुके भेजने के लिए?
बाई निंगबिंग का चेहरा थोड़ा फॉल हुआ। वो हेल्पलेसली बोली, अभी ऑफिस आवर्स नहीं हैं। तुम अब मेरे बॉस नहीं, क्या फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते? मैंने कैजुअली कहा। बॉस नहीं तो भी सीनियर हूं, थोड़ा पूछना तो बनता है। बई निंगबिंग के बेयरली नोटिस होने वाला फ्राउन किया। बोली, सीनियर ठीक है लेकिन एल्डर नहीं, सिर्फ 6 साल का फर्क है। ये कौन सा एल्डर हुआ? मैं कुछ और कहता, उसने हाथ उठाकर रोक दिया। ठीक है, ये बात छोड़ो। आज रात स्काई बहुत क्लियर है, थोड़ा ड्राइव पे चलोगे? मैंने ऊपर चमकते स्टार्स देखे, सच में मन हो गया। मैंने सोचकर कहा, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूं। बाई निंगबिंग थोड़ा रुकी, मेरी कार में नहीं बैठोगे? मैंने हल्की स्माइल दी। माफ करना, स्टीयरिंग व्हील जब खुद के हाथ में हो तभी मुझे नींद आती है। आखिर में हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में एक के पीछे एक अपार्टमेंट से निकले। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, बाई निंगबिंग स्टेडी पेस से पीछे आ रही थी। मन में अनजाने ही सोचने लगा कि उसे कैसे पोलाइटली डिक्लाइन करूं। मुझे 6 साल छोटी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम दोनों की बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थी। मुझे उसे अकोमोडेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ने वाले पंछी थे। हम यूं ही स्ट्रीट्स पर घूमते रहे, तभी बाई निंगबिंग का मैसेज आया, गुचैन भाई, आगे एक बार स्ट्रीट है, चले? मैंने आगे जगमगाती स्ट्रीट देखी और रिप्लाई किया, ठीक है। गाड़ी पार्क करके बाई निंगबिंग पीछे से आई और पूछा, गुचन भाई, ड्रिंकिंग टॉलरेंस कैसी है? मैंने सोचा, पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट में था तो कॉर्पोरेट गैदरिंग्स में 40-50 डिग्री का मौताए पूरी बॉटल पी जाता था। टॉलरेंस बुरी नहीं है। मैंने उसे हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने एक बार चूज किया। बैठते ही इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू पर ढेर सारे ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑर्डर करने लगी। गुचन भाई, यहाँ का गार्लिक चिकन बहुत अच्छा है। मैं कुछ कहता तभी बगल से लियू रुयान की आवाज आई, उन्हें गार्लिक बिल्कुल पसंद नहीं। किसी को खाना ऑर्डर करने से पहले ये सब नहीं पूछते क्या? मैंने पलट कर देखा, लियो रुयान मेरे बगल में खड़ी थी, चेहरे पर अंधेरा। मैंने माथे आई। लियो रुयान ने मेरे वर्ड्स में इरिटेशन को इग्नोर किया और सीधे मेरे बगल में बैठ गई। कुछ वर्क की बात करनी थी। तुम्हें ढूंढा तो देखा तुम निकल रहे हो तो पीछे आ गई। वो बोल रही थी जैसे कुछ गलत ही नहीं किया। पुराने दिनों की तरह ऑटोमेटिकली उसने मेरा आर्म पकड़ लिया, जैसे ओनरशिप जता रही हो। मैंने फ्लैटली देखा, अपना हाथ हटाओ। लियू रुयान का एक्सप्रेशन तन गया। वो मुझे देखती रही। मैंने आंखों में उसकी जिद देखी और बिना कुछ कहे क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया। आखिरकार उसने हाथ हटाया और घुटने पर रख लिया। मुट्ठी टाइट थी। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ मुड़कर कहा, वो गार्लिक चिकन ऑर्डर कर लो। लियू रुयान को शायद ये कभी पता नहीं चलेगा। असल में गार्लिक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक दिन उसने कहा था कि उसे गार्लिक से एलर्जी है, इसीलिए मैंने बहुत टाइम से खाना बंद कर दिया था। अब उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, तो जो चाहे खा सकता हूँ। बाई निंगबिंग पहले थोड़ी झिझकी, फिर मेरी बात सुनकर तुरंत ऑर्डर दे दिया। उसने लियू रुयान को एक चैलेंजिंग स्माइल दी, थोड़ी प्लेफुल। मैंने भी हल्की स्माइल दी। लियू रुयान खुद चलकर आई है तो उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। तभी बाई निंगबिंग ने कहा, लियू मैडम, आज की बिल सिर्फ गुचेन भाई के लिए है। लियू रुयान की मुट्ठी और टाइट हो गई। फिर भी ना जाने क्यों वो वहां बैठी रही। मुझे समझ नहीं आया वो क्या सोच रही है। ड्रिंक्स और स्नैक्स जल्दी आ गए। देने वाली एक एशियन लेडी थी। खाना रखकर उसने टूटी फूटी चाइनीज में हमसे कहा, आज रात बार में कई गेम्स है, कपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े प्राइजेस भी हैं। मुझे इंटरेस्ट हुआ। मैंने पूछा, कौन से गेम्स हैं? डार्ट्स, रूलेट, किंग। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। गुच्चन भाई, ये सब गेम्स मुझे आते हैं, स्पेशली डार्ट्स। जो प्राइस चाहिए मैं जीत के दूंगी, उस लेडी ने स्माइल करते हुए कहा। तीनों का एंजॉय करें। वो जाने के बाद बाई निंगबिंग मेरी तरफ लीन करके एंथुजियास्टिकली बोली, गुच्चन भाई, मुझे ये डार्ट्स गेम पता है। बॉय और गर्ल टीम बनते हैं। गर्ल की आंखें बैंडेज होती हैं, बॉय डायरेक्शन गाइड करता है। हम साथ जाएं तो जरूर जीतेंगे। लियू रुयान बगल से ठंडी आवाज में बोली। बाई मैडम को गेम्स में बड़ी एक्सपर्टीज है। बाई निंगबिंग ने पॉज लिया, फिर कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए बोली, नेचुरली, यंग हो तो एंजॉय करना चाहिए, बजाय इसके कि कुछ पुराने लोग सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेलें। लियू रुयान की आंखों में खतरनाक चमक आई। घुटनों पर हाथ इतने टाइट हो गए कि नकल्स वाइट हो गए। बाई निंगबिंग ने शोल्डर्स उठाए। मैंने नाम नहीं लिया, इतना गुस्सा क्यों? बाई निंगबिंग की कैजुअली लापरवाह स्टाइल से लियो रुयान को जैसे कॉटन पर पंच मारने जैसा फील हुआ। मैं दोनों की नोकझोंक सुनता रहा, बीच में कुछ नहीं बोला, बस एक सिप लिया। मैंने बार के आगे देखा, वहां टारगेट बोर्ड लग रहा था, प्राइजेस सज रहे थे। मेरी नज़र एक छोटे टॉय पर रुकी। याद आया,
सॉन्ग जिनयान की डेस्क पर ऐसा ही एक टॉय है, उसे पसंद आएगा। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। चलते हैं। बाई निंगबिंग खुशी से तैयार हो गई। बगल से लियो रुयान रुक नहीं पाई। तुम्हें ऐसी और चीजें कब से पसंद आने लगीं? गुचन, मुझे जलस करने के लिए ये सब मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। डार्ट्स गेम शुरू हो गया। होस्ट ने जोश से पूछा, पहली ब्रेव लेडी कौन है? बाई निंगबिंग ने बिना सोचे हाथ उठाया। मैं आती हूं। गुचन भाई चलें? मैंने बगल में लियो रुयान को देखा और फ्लैटली कहा, प्लीज रास्ता दो। उसी वक्त होस्ट ने हंसकर कहा, मैडम आपका पार्टनर तो बहुत हैंडसम है। लियो रुयान अचानक खड़ी हो गई। रुकिए, ये मेरा पार्टनर है, मैं इनके साथ पार्टिसिपेट करूंगी। बाई निंगबिंग कुछ रिएक्ट करती उससे पहले लियो रुयान डार्ट्स टारगेट के सामने आ गई और सीधे मेरी तरफ देखा। गुचन, मुझे एक चांस दो। अगर तुम्हारा चाहा हुआ प्राइस नहीं जीत पाई तो दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने सोचा और बाई निंगबिंग की तरफ देखकर कहा, थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। बाई निंगबिंग ने मेरी बात सुनी, खुशी से बोली, ठीक है, मैं वेट करती हूँ। लियो रुयान की कंडीशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं उठा, उसके पास गया और उसकी आंखें बैंडेज कर दी। आंखें ढकी लियो रुयान ने अचानक धीरे से कहा, गुचन, तुम्हारे लिए मैं नहीं हारूंगी। मैं एक सेकंड के लिए वहां गुम हो गया। याद आया, कभी ऐसे मोमेंट्स थे, वो भी ऐसे ही बातें कहती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। यही वर्ड सुनकर अब कोई फीलिंग नहीं होती। टारगेट सेट करके मैंने कैजुअली कहा, साउथ ईस्ट। लियो रुयान ने डार्ट टाइट पकड़ा, एक रफ डायरेक्शन। उसे समझ नहीं आ रहा था किस साइड जाए। वो अब जान गई थी मैं यहाँ क्यों आया। उसने डार्ट और टाइट पकड़ा। उंगली गलती से टिप से लगी, थोड़ा खून निकला। उसने कड़वी स्माइल। क्या सच में इतना नहीं सुनना चाहते मुझे? क्या सच में मुझे अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटाना चाहते हो? लेकिन गुचन, उसकी ये बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा फीलिंग उठा। लेकिन अगले सेकंड लियो रुयान ने हाथ उठाया। डार्ट छोटा और सीधे टारगेट पर जा लगा। मेरी आईब्राउज खिंच गईं। फिर मूव हुआ। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर फ्लैटली बोला, वेस्ट। इस बार और मुश्किल था। लियो रुयान के रेड लिप्स टाइट थे, कॉर्नर स्टिफ। लेकिन जल्दी ही डार्ट छूटा और फिर लगा। सिर्फ मैं नहीं, नीचे बैठे कस्टमर्स भी चिल्लाने लगे। कुछ लोग फाउल का शक करने लगे। होस्ट आगे आया। सर, हमें इस लेडी का बैंडेज चेक करना होगा। मैं पीछे हट गया। बिल्कुल, मुझे भी लियो रुयान पर शक था, तो दूसरों को शक होना स्वाभाविक था। लेकिन होस्ट ने खुद नया बैंडेज लगाया। अब कोई शोर नहीं था। सब ध्यान से लियो रुयान को देखने लगे और मेरा आखिरी डायरेक्शन सुनने का इंतजार करने लगे। मैंने सीधे सामने खड़े टारगेट को देखा और जानबूझकर उल्टी डायरेक्शन बोली। लियो रुयान ने पॉज लिया और उसी डायरेक्शन में मुड़ गई जो मैंने कही। मैंने हल्की सी सांस ली। डार्ट छूटा, एकदम खाली जगह की तरफ। लेकिन मेरी हैरान आंखों के सामने वो डार्ट दीवार से टकराया, उछला और बगल के टारगेट पर जा लगा। बार में 1 सेकंड की चुप्पी छाई, फिर जबरदस्त चीयरिंग। अब कोई लियो रुयान पर शक नहीं कर रहा था, बल्कि सब इसे मिस्टीरियस ईस्टर्न पावर बोलने लगे। बस बाई निंगबिंग ने जोर से कहा, ये कैसे हो गया? चीरिंग सब कुछ कह रही थी। लियो रुयान ने काला बैंडेज उतारा, आंखों में जैसे एक हल्की सी चमक थी। गुचन, ऊपर वाले भी चाहते हैं हम साथ रहें। बार की चीरिंग मेरे दिल तक पहुंची। धुंधले से सुना किसी ने कहा, कितनी रोमांटिक लव स्टोरी है। एक पल के लिए मैं लियो रुयान को देखता रह गया। मन थोड़ा उलझ गया। गुचन भाई। पुरानी गली में एक तेज झटके ने मुझे होश में लाया। मैंने देखा वाइट निन्बिन मेरी बांह कसकर पकड़े हुआ था। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, यार तुम अभी यहाँ खड़े थे, एकदम स्टैचू बने हुए। मैं कितनी बार बुलाता रहा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सब ठीक है ना? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि लियो रुयान ने बीच में ही काट दिया। उसने वाइट निन्बिन का हाथ हटाया और ठंडी आवाज में बोला, बैनिंगबिन, वो मेरा है, अपनी हरकतें संभालो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दावा था, जैसे उसे कोई बड़ा सहारा मिल गया हो। क्या उस गिफ्ट की वजह से? मैंने थोड़ा भौचक्का होकर उसकी बात इग्नोर की और बैनिंगबिन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं उसके साथ गेम खेल चुका, अब मुझे वो डॉल चाहिए, तुम मेरी हेल्प करो जीतने में। बैनिंगबिन खुशी से तैयार हो गया, बोला, बिल्कुल। लियो रुयान का चेहरा एकदम उतर गया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई बड़ा धोखेबाज हूं, लेकिन मेरा ध्यान उस पर था ही नहीं। दुकानदार की हंसी के बीच मैंने लियो रुयान की जीती हुई प्राइज में से एक चुन ली और फिर बाइनिनबिन के साथ नया गेम शुरू कर दिया। लियो रुयान नीचे खड़ी मुझे घूरती रही। मैं बार बार बाइनिनबिन को सही डायरेक्शन देता रहा और वो उससे कहीं बेहतर निकला। बाकी लोग भी हमें देखकर मुस्कुराने लगे। गेम खत्म हुआ, वो डॉल मिल गई।
मैंने बाइनिन बिन को देखकर हल्के से स्माइल करते हुए कहा, शुक्रिया। बाइनिन बिन ने लियो रुयन की तरफ एक नज़र डाली और जीते हुए सिपाही की तरह सीना तानकर नीचे उतरा। बोला, लियो जी, कभी कभी स्किल होने से काम नहीं चलता। जरूरी ये है कि सामने वाला चांस देना चाहे या नहीं। लियो रुयन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे सब कुछ जमा देगी। बाई निंगबिन, काश तुम्हारी प्रोफेशनल काबिलियत भी तुम्हारी ज़ुबान जितनी तेज होती। बाई निंगबिन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम जैसे प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता हूं अपने लिए काम करवाने के लिए। ये चुपती हुई बात सुनकर लियो रुयन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसे देखा, शांत नजरों से। फिर बोला, आज की रात बस यहीं तक, मैं घर जा रहा हूं। लियो रुयन फटाफट बोली, मैं छोड़ देती हूं। मैंने कहा, नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है। शायद इतने रिजेक्शन से उसे बुरा लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, गुज्जर, तुमने अभी मुझसे प्रॉमिस किया था। मैंने हल्के से आईब्राव उठाया। मैंने प्रॉमिस किया? तुमने खुद कहा था कि हारने पर मुझे परेशान नहीं करोगी, लेकिन मैंने ये कब कहा कि जीतने पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? तो चाहे परेशान करो या नहीं, मेरे ना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर मैं सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया। एक पल भी नहीं रुका। रात अच्छी गुजरी। अगले दिन मैं ऑफिस जल्दी पहुंचा। वो डॉल सुंगजिम ने इनके टेबल पर रख दी और उसे एक फोटो भेज दिया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसका 60 सेकंड का वॉइस मैसेज आया, पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ। जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा था, छोटे छोटे स्टीम्ड बन्स और सोए मिल्क। गन से लग रहा था स्प्रिंग अनियन और पोक फिलिंग होगी। मैं एक पल रुका, उन गर्मा गर्म बन्स को थोड़ी देर देखता रहा, फिर एक तरफ सरका दिया। मैं अपने बैग से सुबह बनाया हुआ सैंडविच निकालने ही वाला था कि लियो रुयान मेरे सामने आ गई। उसने भौचक्का होकर देखा और बोली, सुबह बस यही खाओगे? कोई न्यूट्रिशन नहीं इसमें? पेट की बीमारी वापस आ गई तो अच्छा नहीं होगा। मैंने देखा था उसके ऑफिस का दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था, तो उसका यहां होना कोई सरप्राइज नहीं था। मैंने नीचे देखते हुए कहा, आगे से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। लियो रुयान थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं बना दूंगी। मैंने अपना सैंडविच टेबल पर रखा और ठंडे लहजे में कहा, जरूरत नहीं। मुझे लियो डिपार्टमेंट हेड के हाथ का बनाया कुछ भी पसंद नहीं, समझ आया? ये सुनकर लियो रुयन थोड़ा हर्ट लगी, लेकिन फिर भी बोली, मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, लेकिन मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगी कि मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, और वो बच्चा, मैं उसका भी कोई सोल्यूशन निकालूंगी। एक पल के लिए मेरा सैंडविच खाने का भी मन नहीं रहा। तो लियो रुयन ने खुद माना कि पेट में जो बच्चा है वो जी बुदा का है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका जाना पहचाना चेहरा अजनबी लग रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बाइंडिंग बिन की आवाज आई। गोचैन भाई, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे और जिन्निन के लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं, जल्दी आओ ना। बाकी कलीग्स जो धीरे धीरे आ रहे थे हंसते हुए बोले, बाइनिन बीन, सिर्फ दोनों हैंडसम लड़कों के लिए, हमारा क्या? बाइनिन बीन ने हंसते हुए कहा, अरे हम एक टीम में हैं, इसलिए जब तुम्हारी टीम में आऊंगा तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। उसकी खिलखिलाहट देखकर सब हंस पड़े। बाइनिन बीन आई, सीधे लियो रुयान को एक तरफ करते हुए मेरी टेबल पर ब्रेकफास्ट रख दिया। स्कालियन पैनकेक और गरम मिल्क, दोनों के लिए एक एक। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर पास खड़ी लियो रुयान की तरफ, जो मुझे घूर रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट कर लिया, बस मन में ये था कि बाद में बाइनिंग बीन से भी साफ बात करनी होगी। मैंने उसका ब्रेकफास्ट लेकर स्माइल करते हुए कहा, शुक्रिया। लियो रुयान बगल में खड़ी थी, गुस्सा उसके सिर चढ़ा हुआ था, लेकिन एक पल में उसने खुद को रोक लिया। मैंने लियो रुयान को जाते हुए देखा। मन में कोई हलचल नहीं थी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर वीचैट खोलकर अपने सुपरवाइजर को मैसेज किया, जो इंडिया में थे। पूछा कि लियो रुयान और जीबोडा यहाँ सर्वे के लिए आए हैं, वो करीब कितने दिन रहेंगे। थोड़ी देर में रिप्लाई आया कि वो दोनों टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशली भेजे गए हैं। सही टाइम का मुझे भी पता नहीं, सब उनके सर्वे के रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। 1 महीना? मैंने हिसाब लगाया। अभी लियो रुयान को यहाँ आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। आगे के दिन बड़े मुश्किल लगने लगे। मैंने चुपचाप एक लंबी सांस ली और काम में डूब गया। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो लियो रुयान ने किसी का कॉल आने पर जल्दी जल्दी बाहर चली गईं। मैंने एक नज़र डाली और वापस स्क्रीन पर ध्यान लगा लिया, लेकिन तभी जीबोदाता का मैसेज आया। बोला, घू टीम लीडर, लंच पर मिल सकते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसके ऑफिस की तरफ देखा। वो मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस पर थोड़ी दया आई। रिप्लाई किया, ठीक है। ब्रेक होते ही सुंग जिन ने आया। मैंने उससे कहा, मुझे दोपहर में कुछ काम है, तुम बाइनिंग बिन के साथ जाओ खाने।
सुंगजिन ने मायूस होकर हाँ बोला और बाइनिंग बिन को ढूंढने चला गया। बाइनिंग बिन ने एक बार हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर सुंगजिन के साथ चला गया। मैं और जीबोदा एक शांत सी रेस्टोरेंट में जा बैठे। ऑर्डर देने के बाद जीबोदा थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो हाथ बांधे बैठा रहा। काफी देर बाद पहला सेंटेंस बोला, गो टीम लीडर, माफ करना, वो बच्चा, मैं उसे टर्मिनेट करवा दूंगा। मैंने उसे देखा। उसकी जवान चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान थी, शायद इसलिए कि अब मुझे लियू रुयान से प्यार नहीं रहा। मुझे उसकी शक्ल उतनी बुरी नहीं लगी जितनी पहले लगती थी। मैंने सोचकर कहा, अगर तुम चाहो तो वो बच्चा रख सकते हो। मैं वैसे भी जल्द लियू रुयान को डिवोर्स दे दूंगा। मेरा मतलब जीबोदा को नाराज करना नहीं था, बस सोचा उसने जो किया सो किया, कम से कम अपना मकसद तो पूरा हो और लियू रुयान को भी मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई बहाना ना रहे। मैं यही सोच रहा था कि जीबोदा की कड़वी हंसी सुनाई दी। बोला, घू टीम लीडर, तुम्हारा डिवोर्स होना शायद इतना आसान नहीं होगा। मेरी भौएं तिन गई। मतलब? जीबोदा बोला, उसने रिसेंटली कई लॉयर्स से मिलकर पता किया है। अगर वो डिवोर्स ना माने तो क्या होगा? जवाब एक ही था हर बार। उसने कई बड़े लॉयर से बात की, सबका एक ही जवाब था, वो डिवोर्स से मना कर सकता है और तुम्हारा वो अग्रीमेंट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कि पेट का बच्चा भी मेरा प्रूव हो जाए तब भी कोर्ट डिवोर्स नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से। मेरी आईब्राउज और खिंच गईं। मुझे समझ नहीं आया कि जीबोदा मुझे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन जो बात मुझे ज्यादा बेचैन कर रही थी वो ये थी कि डिवोर्स नहीं हो सकता। क्या मुझे पूरी जिंदगी लियो रुयान के साथ इसी तरह उलझे रहना होगा? एक ठंडी सिहरन सी आई। जीबोदा ने फिर कहा, माफ करना गो टीम लीडर। पहले मुझे लगा था कि तुम दोनों की शादी में प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन इन कुछ दिनों में समझ आया, उसके लिए मैं बस एक टूल हूं, एक ऐसा टूल जिससे तुम्हारी जेलसी जगाई जाए, तुम्हें ये एहसास दिलाया जाए कि तुम उसकी परवाह करते हो। जीबोदा की हंसी में बड़ा दर्द था। बोला, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारी शादी में दखल दिया, लेकिन लियो जी मेरे लिए सबसे सूटेबल और केपेबल लगती थीं। इसलिए मैंने ट्राई किया, सोचा तुम दोनों में लव नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी तरह हार चुका हूं। मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम जीत नहीं सकते थे। जब तुम अपना भविष्य किसी और पर छोड़ देते हो तो हार तय हो जाती है, और अभी जो तुम झेल रहे हो उसके लिए मुझे कोई दया नहीं। ये सब तुमने खुद को किया है, लेकिन शुक्रिया भी करता हूं, तुमने मुझे लियू रुयन की असलियत दिखाई। तुम्हारी वजह से मैं जल्दी उसकी पकड़ से निकल सका। मैंने वेटर को बुलाया, बिल दिया और उठकर चला गया। जीबोदादा ने मुझे नहीं रोका। वो वहीं बैठा रहा, सिर झुकाए। बाल उसकी आंखों पर आए हुए थे। उसका चेहरा दिखता नहीं था। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने एक बार पलटकर देखा। वो दोनों हाथों से मुंह ढांपे था। कंधे हल्के से कांप रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, मन थोड़ा भारी हो गया। ऑफिस वापस आया, गाड़ी पार्क की ही थी कि देखा लियू रुयन भी एक बॉक्स लेकर गाड़ी से उतर रही है। नजरें मिली। पहले वो थोड़ा रुकी, फिर स्माइल आ गया चेहरे पर। मेरे पास आई और प्यार से बोली, गोचन, ये तुम्हारी फेवरेट फुलिंग चिकन सूप है, मैंने काफी देर से बनाई है। वो बॉक्स मेरे आगे बढ़ाते हुए मेरे सामने खड़ी थी। मेरे दिमाग में जीबोदाता की कड़वी हंसी आ गई। न जाने कहां से गुस्सा आया। मैंने उसका सूप का बॉक्स एक तरफ धकेल दिया। मुझे नहीं चाहिए लियू रुयन, तुमने गलत किया और तुम यहां बेफिक्र खड़ी हो। माफी मांगनी है तो जीबोदाता के बारे में भी सोचो, उसके साथ क्या किया, उसका क्या हक है। मेरा गुस्सा देखकर लियू रुयन चौंक गई, फिर उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। गोचन, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं तुम्हें कंपेंसेट तो कर रही हूं। हर बात में जीबोदा को मत घसीटो, वो हमसे रिलेटेड नहीं है, आगे बस हम दोनों हैं। मैंने उसके थोड़े बेजार से चेहरे को देखा। लियू रुयन ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वो बॉक्स मेरे हाथ में थमा दिया। बोली, लो पी लो। अगले पल मैंने वो बॉक्स कसकर पकड़ा और दूर जाकर पटक दिया। एक जोरदार आवाज आई, बॉक्स गिरा, सूप जमीन पर फैल गया। मैंने ठंडी नजरों से लियू रुयन को देखा, जिसका चेहरा बदल चुका था। बोला, बॉक्स और सूप दोनों का कितना पैसा हुआ? मैं ट्रांसफर कर देता हूं, दोबारा मेरे पास इस तरह मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। लियू रुयन का ठंडा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, शायद गुस्से से। उसने मुट्ठी भींच ली, आवाज कांप रही थी। गुछन, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मैंने उसे सीधे देखते हुए कहा, और तुम मुझे नहीं कर रही, वरना बार बार क्यों आती हो, ये सोचकर कि मैं तुम्हारी बिट्रेयल माफ कर दूंगा। लियू रुयन ने देखा कि मैं जाने लगा तो जल्दी से सामने आ गई, आंखों में थोड़ी नरमी आ गई।
गुचंड, मैं माफी मांग रही हूं। मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने लियू रुयान को इग्नोर किया, उसके बगल से निकला और ऑफिस चला गया। मन का गुबार अभी गया नहीं था। सामने बाइनिंग बिन मुस्कुराती मिली। गुचंड भाई, राइस बॉल लाई हूं, ट्राई करो। मैंने उसे देखा और फ्लैट टोन में बोला, ठीक है, दोपहर में खाना नहीं खाया था। कितने का है, ट्रांसफर कर देता हूं। बाइनिंग बिन हंसकर बोली, अरे हम दोनों कैसे हैं? कोई पैसों की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। बैनिंग बिन को शायद फील हो गया कि मेरा मूड सही नहीं। उसकी स्माइल थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने हल्का सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर बैठकर स्क्रीन पर ध्यान लगा लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं पहले से काम में लग गया था। वो चुपचाप अपनी सीट पर चली गई। शाम तक वो राइस बॉल ठंडी हो गई, लेकिन मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। ऑफिस से निकला तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। गाड़ी में बैठते ही बैग से एक टॉफी निकाली और मुंह में रख ली। थोड़ा बेटर लगा। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि जी बोधा का मैसेज आया। लिखा था, गुड टीम लीडर, मैंने रिजाइन कर दिया। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, शुक्रिया। आगे कभी जरूरत पड़े बस बुला लेना। ये पढ़कर मैंने रिप्लाई नहीं किया, बस फोन रख दिया। लेकिन मन पर जो बोझ था वो थोड़ा हल्का सा हो गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील थामे एक लंबी सांस ली, खुद पर हल्का सा हंसा। दिल अभी भी थोड़ा नरम है। घर आया, खाना बनाया, सोफा पर लेटा तो रात के करीब 8 बज चुके थे। वह और शैन का कॉल आया। बोला, चैन भाई कंफर्म हो गया, उस बच्चे का बाप जीबो दादा ही है। उसकी एक के बाद एक गालियां सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे पता था, लेकिन जीबो दादा ने डिसाइड किया है वो बच्चा गिरवा देगा। वह और शैन रुक गया। बोला, वो पागल हो गया, उसने तो इस बच्चे से लियू रुयान को बाइंड करना था ना। मैंने उसे इन दिनों की सारी बात बता दी। वह और शैन भी चुप हो गया। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। मैंने पूछा, जी बुदार ने कहा कि अगर लियू रुयान डिवोर्स ना माने तो मैं डिवोर्स नहीं ले सकता, क्या ये सच है? वह हुस्वान ने जोर से नाक खींची। उसकी ये हिम्मत? मेरे पास तरीके हैं। मैरिड होते हुए अफेयर, बस यही काफ़ी है उसकी जॉब जाने के लिए। मेरा एक दोस्त है जो उनकी कंपनी की वेबसाइट तक पहुंच सकता है। एक बार पोस्ट वायरल हुई, लियू रुयान घबराए बिना नहीं रह सकती। नहीं रुको, मैं जर्मनी आ रहा हूं, डिवोर्स अभी होनी चाहिए। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वेहा शेन ने फोन काट दिया। मैंने सोचा अगर वो डिवोर्स में अड़ंगा डालता रहा तो मुझ पर असर पड़ेगा। मैंने ऐप पर जाकर अपने बॉस से छुट्टी मांगी। वेहा शेन का स्वभाव जल्दबाज है। शायद कल ही आ जाए, मुझे उसे एयरपोर्ट से लेना होगा। छुट्टी मिलने के बाद मैंने उसे मैसेज किया कि फ्लाइट की डिटेल्स भेज देना, फिर सो गया। अगले दिन उठा तो देखा वही हौशान का मैसेज आया हुआ था, रात 11 बजे लैंड करेगा। मैंने सोचकर घर पर माँ पापा को वीडियो कॉल किया। उन्होंने जल्दी उठाया। माँ ने मुझे देखते ही पहली बात यही कही, अरे इतना पतला क्यों हो गया? माँ की उस एक बात ने मेरे मन की सारी उलझन दूर कर दी। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, पतला नहीं हुआ, थोड़ा वजन बढ़ा है। माँ भी हंसी, बोली, मुझे तो नहीं लगता, वापस आओ तो अच्छे से खिलाऊंगी। मैंने स्क्रीन देखते हुए जो बात कहनी थी कह दी। माँ, मेरा एक दोस्त आ रहा है मेरी लियू रुयान से डिवोर्स में हेल्प करने। माँ की हंसी रुक गई। पापा बस बैकग्राउंड में बैठे थे। मेरा दिल थोड़ा भारी हुआ। मैंने डरते हुए पूछा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं उससे डिवोर्स लूं? माँ ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं बस ये सोच रही हूं कि तुम इतनी दूर हो, डिवोर्स में हम कुछ कर नहीं सकते। मेरी नाक में अचानक हल्की सी भीनापन आई। ये मेरी गलती है, इतना बड़ा हो गया हूं फिर भी तुम्हें चिंता हो रही है। मैंने गहरी सांस ली। जैसे ही डिवोर्स हो जाए, छुट्टी मिलते ही घर आऊंगा। माँ ने बार बार सिर हिलाया। पापा ने आखिर में मुंह खोला। गोचन, वहां कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। मेरा और लियू रुयान का घर ज्यादा दूर नहीं था। डेटिंग से शादी तक दोनों परिवार अक्सर मिलते थे, लेकिन ज्यादातर मेरे माँ बाप ही उनके घर जाते थे। पहले लियू रुयान कहती थी कि उसे रिश्तेदारियां पसंद नहीं, इसलिए मेरे घर नहीं आती। कभी मैं मान जाता, कभी अकेला ही घर जाता। बाद में तो बस यही हो गया, हर साल मैं उसे लेकर जाता और माँ बाप खुद त्योहारों पर आते। ये सोचते सोचते आंखें थोड़ी भर आईं। वीडियो कॉल खत्म हुई। मन हल्का था। सोफा पर टिककर बाहर देखने लगा। आंखों के सामने कमेंट बॉक्स फिर से थिरकने लगा। किसी ने लिखा, लगता है मेल लीड आखिरकार फीमेल लीड से पूरी तरह अलग हो जाएगा। लेकिन पहले तो कह रहे थे कि वो जरूर साथ आएंगे, कुछ गड़बड़ है। अगर मेल लीड फीमेल लीड को नहीं चाहता तो फिर देखने का मजा क्या रहा?
मेरे मुंह से अनायास निकला, अगर मेरी जिंदगी कोई स्टोरी है तो इस स्टोरी का असली डायरेक्टर कौन है? वो कमेंट बॉक्स अचानक रुक गया। मैं सोच में था कि तभी अगले पल वो बेतहाशा हिलने लगा। एक ने लिखा, अरे भाई ने हमारी बात सुन ली, ये कोई बग तो नहीं आ गया? एडमिन जल्दी आओ भाई, हमें देखो, हम यहाँ हैं। मैं तो हमेशा से तुम्हारी साइड में था कि फीमेल लीड को छोड़ दो। उन वर्ड्स को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या मैं सच में इनसे बात कर सकता हूँ? मैंने ट्राई किया और पूछा, तुम लोग कौन हो? आंखों के सामने वर्ड्स एकदम से चमकने लगे। भाई सच में सुन सकते हो हमें। भाई हिम्मत रखो, खुद के लिए जियो। मेल लीड को फीमेल लीड के साथ ही रहना है, यही उसकी किस्मत है। फीमेल लीड अब बेहतर हो गई है, मेल लीड बहुत अनग्रेटफुल है। उन झिलमिलाते वर्ड्स के बीच मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये सब पैरेलल वर्ल्ड के लोग हैं। बस उनकी नज़र में लियू रुयन और मेरे आसपास के सभी लोग एक स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं जो एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि मुझे लियू रुयान के चेस करने के बाद उसे माफ़ कर देना था और फिर उसके साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी बितानी थी। मेरी भौहें सख्त हो गई। लियू रुयान हो माफ़ करना बिल्कुल नामुमकिन। मैं कुछ और कहता कि आंखों के सामने वो वर्ड्स अचानक जिब्रिश में बदल गए और गायब हो गए। फिर एक लाइन दिखी, जैसे कोई एरर मैसेज हो। एडमिन नोटिस, प्रोग्राम में बग आ गया है। अब रिपेयर हो रहा है। सभी व्यूअर्स को फिर से वार्निंग दी जाती है। ये कोई नॉवेल नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड है, बिल्कुल तुम्हारी दुनिया जैसा। यहाँ हर इंसान रियल है। गोचरण सिर्फ तुम्हारी नजरिए में मेल लीड है, लेकिन वो क्या सोचे क्या करें इस पर किसी का कोई हक नहीं, बस वही अपनी जिंदगी का मालिक है। एडमिन की लापरवाही से ये कनेक्शन हुआ, इसके लिए माफी। वो वर्ड्स धीरे धीरे गायब होते गए। आंखों के आगे कुछ नहीं रहा। मैंने डरते डरते कहा, कोई है? मैं ध्यान से उस जगह को देखता रहा जहां पहले वर्ड्स आते थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। जो वर्ड्स हमेशा साथ रहे वो चले गए। दिल में अचानक एक खालीपन आया। उनकी बातें याद आईं। ज्यादातर तो लियू रुयान की साइड में थे, लेकिन कुछ लोग थे जो मेरे बारे में सोचते थे। उनकी याद आई। मैं सोफा पर बैठा रहा, थोड़ी देर बाद ही होश में आया। जाने दो, वो आई भी अजीब तरह से, गए भी अचानक, लेकिन आखिरी बात बड़ी सही थी। मैं जो चाहूं जो करूं किसी का उस पर हक नहीं, बस मैं ही अपनी जिंदगी का मालिक हूं। ये सोचते ही मन का सारा बोझ उठ गया। मैंने कमरा साफ किया। रात 9:30 बजे गाड़ी लेकर एयरपोर्ट निकल गया। रास्ता चौड़ा था, रोशनी थी, खिड़की से रात की हवा आ रही थी। मन बहुत अच्छा था। एयरपोर्ट पर वेहा और शान का इंतजार करते हुए मुझे अचानक याद आया कि उस एडमिन ने रिवॉर्ड देने की बात कही थी। वो रिवॉर्ड आया क्या? मैं सोच ही रहा था कि पीछे से वे हाउस फैन की आवाज आई, चंद भाई। मैंने मुड़कर देखा, वो लगेज लेकर चला आ रहा था। खुशी से बोला, यार जब से मैं निकला हूं तब से लियू फैमिली में क्या क्या हो गया सुना? मुझे लियू रुयन से जुड़ी कोई भी बात सुनने का मन नहीं था, लेकिन वो बोलता रहा। बोला, लियू रुयन की माँ को पता नहीं कहाँ से उसके प्रेग्नेंट होने की खबर लगी। वो तो बहुत खुश हो गई। उसने लियू रुयन को कॉल किया और कहा कि किसी भी हाल में जी बोर्दा का बच्चा रखना है। सुना है उसने रोना धोना सब कुछ किया, तब जाकर लियू रुयन ने हाँ की। मैंने हल्के से हंसते हुए सोचा, मेरी पूर्व सास का जो मिजाज था उसके सामने लियो रुयान कुछ बोल नहीं सकती थी। जरूर हाँ कह दी होगी। जीपदाता के बारे में अगर बच्चे से उसे फायदा था तो वो रखेगी, लेकिन ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं। मैंने वे हाउशियन के हाथ से बैग लिया। चलो घर चलते हैं। घर वापस जाते हुए लियो रुयान का कॉल आया। बोली, गू करन, कल कहीं बैठकर ठीक से बात करें। मैंने आईब्रो उठाई। क्या यही वो रिवॉर्ड है? अगर है तो मुझे बहुत पसंद है। 20 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट के बाद वेयर हाउस में थका हुआ था। नहाकर सीधा सो गया, लेकिन सोने से पहले झूमते हुए बोला, कल मुझे उठा देना, मैं तुम्हारे साथ लियू रुयन को हैंडल करने आऊंगा। उसकी वो हालत देखकर मन में हल्की सी वार्मथ आई। मैंने सिर हिलाया। रात चुपचाप गुजरी। अगले दिन मैं वी हाउस श्वान को साथ लेकर ऑफिस गया। एचआर से बात करके उसे लाउंज में बैठा दिया। जब मैं ऑफिस एरिया में घुसा तो लियो रुयान कॉरिडोर में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज आई, तुम्हारे अलावा और किसने मुझे प्रेग्नेंट बताया होगा? जी बोदा, तुमने मुझे बहुत डिस्कस्टिंग फील कराया। उस रात तुमने मुझे पिला पिलाकर बेहोश किया। तभी इतने में उसने मुझे देखा। आवाज एकदम रुक गई। लालू रुयन ने फटाफट कॉल काटा और मेरी तरफ आई। मैंने शांत लहजे में कहा, अभी ऑफिस टाइम है, कोई बात है तो लंच पर बात करना।
वो मुझे इग्नोर करते देख सब कुछ रोक लिया, लेकिन आंखों के नीचे के काले घेरों से लग रहा था कि उसकी मां ने उसे ठीक से सोने नहीं दिया। जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो वहां सनफ्लावर्स का एक गुच्छा रखा था, 3 फूल साथ बंधे हुए, बड़े ताजे और खिले हुए। मैंने बाइनिंग बिन की तरफ देखा, उसने भी मुझे देखा। इस बार उसने खुलकर हंसते हुए कहा, गुचन भाई पसंद आए? मैंने उसे 2 पल देखा और हल्के से सिर हिलाया। सुंदर हैं, लेकिन जो पसंद हो उसकी तरफ से आते तो और अच्छे लगते। इस एक बात से बाइनिंग बिन की स्माइल एकदम गायब हो गई। भले ही वो मुझसे 6 साल छोटी है, पिछली बार राइस बॉल, इस बार सनफ्लावर। वो समझ सकती है मेरा मतलब। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहे कितनी भी बड़ी घर की लड़की हो, उसकी फीलिंग्स लिमिटेड ही होंगी। मुझे लव एट फर्स्ट साइट में बिल्कुल भरोसा नहीं, और ना ही इतनी एनर्जी है कि एक रिलेशनशिप अभी खत्म हुई नहीं कि दूसरी में कूद जाऊं। बाइनिंग बिन ने काफी देर मुझे देखा। लगा उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। फिर बोली, ठीक है, समझ गई। इतना कहकर उसने स्क्रीन की तरफ मुंह कर लिया। आगे का एक्सप्रेशन दिखा नहीं। कंप्यूटर खोला तो उसका मैसेज आया हुआ था। लिखा था, सॉरी। मुझे अपने आप ही तुम्हें लाइक करने की गलती हो गई। मैंने नीचे देखकर थोड़ा सोचा, कोई रिप्लाई नहीं किया। कुछ बातें इशारे में कह दो, डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं। वक्त धीरे धीरे बढ़ा और लंच का टाइम आया। ल्योरियन कॉरिडोर में पहले से वेट कर रही थी। मैं निकला तो बोली चलो। मैं रुका, चुपचाप वह होशैन को मैसेज किया, फिर कहा थोड़ा रुको, एक और आ रहा है। ल्योरियन ने भौहें से कोड़ी, लेकिन कुछ बोली नहीं। जब उसने वह होशैन को देखा, चेहरा बदल गया। गुचन, हम दोनों की बात है, उन्हें क्यों बुलाया? मैंने शांत आवाज में कहा। ये मेरे डिवोर्स केस की लॉयर है। लियो रुयन को जैसे जमीन खिसक गई। उसने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो तुमने कभी डिवोर्स का इरादा छोड़ा ही नहीं? मैंने सुधारा, जिस दिन से मैंने वो डिवोर्स एग्रीमेंट छोड़ा था, उसी दिन हम दोनों के बीच फुल स्टॉप लग गया था। तुम खुद अड़ी हुई थी। मेरी बात ने उसे हर्ट किया। वो पलटकर चली गई। थोड़ी देर बाद हम एक शांत चाइनीज रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे थे। उसने वे हाउस शैन को डॉक्यूमेंट्स निकालते देखा और बोली, रहने दो, मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। घर मेरा है। कॉम्पनसेशन के तौर पर शादी के बाद की जॉइंट प्रॉपर्टी में से मैं थोड़ा ज्यादा दे सकती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। चाहे मानो या ना मानो, जी बोदा के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट था। उसने उस रात मुझे पिला दिया था। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, तब वो हुआ। मैंने कुछ पल उसे देखा। शांत लहजे में बोला, लियो रुयन, तुम कह रही हो कि तुम पिए हुए थी। मैं बेहोश हो गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। मैंने वेहाउशन का तैयार किया डिवोर्स एग्रीमेंट उसकी तरफ धकेला। साइन करो, आज के बाद हम दोनों का कोई लेना देना नहीं। लियो रुयन काफी देर चुप रही, फिर पेन उठाया और डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। जब उसने साइन किया, मैंने भी नीचे अपना नाम लिखा। आखिरी लेटर लिखते ही ल्यूरुयन की भारी आवाज आई। शायद यही आखिरी बार होगा कि हमारे नाम एक साथ हों। मैंने फाइल बंद की और बस इतना कहा, ड्रामा मत करो। फिर मैं उठा, वह होशान के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। ल्यूरुयन के साथ कोई फेयरवेल डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था। बाहर निकलते ही वह होशान ने कहा, मुझे लगा था बड़ी लंबी लड़ाई होगी, इतनी आसानी से हो गया। मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पकड़कर हल्के से हंसा। ल्यूरुयन बचपन से माँ के साथ रही है, माँ की बात को इग्नोर नहीं कर सकती। उसकी माँ को मैं कभी खास पसंद नहीं आया, लेकिन इस बार सच में उनका शुक्रगुजार था। साइन होने के बाद ल्यूरुयन जल्दी इंडिया वापस चली गई। अगले दिन ऑफिस में उसकी कोई निशानी नहीं थी। डेट कैलकुलेट की, 1 महीना भी पूरा होने वाला था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस अपने काम में लगा रहा। 3 महीने बाद बाइनिंग बिन ने भी शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया और नॉर्मल तरीके से मुझसे बात करने लगी। इंडिया से डिवोर्स सर्टिफिकेट भी आ गया। काम भी बहुत अच्छा रहा और मुझे फॉर्मली ब्रांच का जनरल मैनेजर बना दिया गया। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत सेटिस्फैक्शन थी। उस दिन कंपनी के ग्रुप चार्ट में एक पीपीटी आई। टाइटल था, एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय के अफेयर की कहानी। मुझे क्यूरियोसिटी हुई तो खोल लिया। पहली चार्ट स्क्रीनशॉट देखते ही मुझे समझ आया मेन किरदार लियो रुयान और जी बोदा थे। पता नहीं कैसे दोनों की बड़ी बड़ी चार्ट लीक्स हो गई थीं। बस मेरा नाम बदल दिया गया था।